नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हम लोग अष्टांग हृदय का चिकित्सा पढ़ेंगे और आज का बहुत ही बड़ा टीका पढ़ना है और बहुत मजा आएगा। सब लोगों को मजा आएगा आज का पढ़ के। तो इसमें मैं आदरणीय नवीन जोशी सर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कासनाशक 3 लेह बताएं 46-47 नंबर का। ये आप पढ़ दीजिए अगर सर हैं तो। शायद सर नहीं है तो सबसे पहले वंदना मैम आप ही पढ़ देंगी क्या? जी सर पढ़ देती हूँ। शायद बाहर हैं इसलिए मैम ने शुरू किया। नहीं, वो आजकल वो योगा के लिए चल रहा होगा ना वैद्य जी, हाँ हाँ तो सुबह उसकी प्रैक्टिस चल रही है सब जगह। ठीक है, आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। जी। पिप्पली पिप्पली मूलम शृंगबेरं पढ़िए मैम के पीछे। पिपली पिपली मूलम शृंगबेरं विभीतकम् शिखी कुक्कुट पिच्छानां मशीशारो यवोद्भव शिखी कुक्कुटपिच्छानां मशीसारो यवोद्भवः विशाला पिप्पली मूलम त्रिवता च मधुद्रवाः विशाला पिपली मूलं त्रिवृता च मधुद्रवा कफकासहरालेहा स्त्रयः श्लोकाधार्य योजिता कफकास्य हरालेहा त्रया श्लाकार्य योजितः। यहाँ आधे आधे श्लोक दिए गए। 3 लेह 3 अवलेह कफच कांस में कहे जा रहे हैं। पहला पिपली पिपली मूल सौंठ और बेड़ा इनका चूर्ण, दूसरा मोर तथा मुर्गा के पंखों की अंतरधूम काली भस्म एवं यवसार और तीसरा इंद्रायण पिपला मूल तथा निशोथ का चूर्ण। इन पूर्वोक्त सभी योगों को अलग अलग मधु के साथ मिलाकर चाटने के लिए रोगी को दें। जी, आपने मोर के पंख का तो पढ़ा होगा मशी, लेकिन मुर्गा के पंख का पढ़ा है क्या कभी? सुना है? यहाँ पे देखिए लिखा है। मयूर पंख मशी तो सुना है। हाँ देखिए, मुर्गा के पंख का भी कितना यूज होता है। ये लोग तो फेंक देते हैं, आप लेके आइए उसको जला के यवक्षार के साथ लेह बना के दीजिए, कितना मजा आएगा। जी जी। आप जहाँ वंदना मैम बैठी है वहां पे मोर तो बहुत ज्यादा है ना अभी। जी जी। हाँ तो ये देखिए, पिपली पिपली मूल सोंठ बेहड़ा बेहड़ा डाला हुआ है, और दूसरा है मोर और मुर्गा की पिच्छाओं का राख और यवक्षार। तीसरा है इंद्रायण, लेकिन इंद्रायण ज्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो पेट दर्द होता है, और थोड़ा ही डालना है। पिपली मूल और निशोत्तर, ये कैसे कफ को पतला करके अनुलोमन करता है ये निशोत्तर। इंद्रायण भी दीपन पाचन है, कफग्न है, और पिपली मूल भी है, तो मधु के साथ इसको चाटना है, ऐसा बताएं। अब हम लोग ना, आशा मैम आप हैं क्या? आपका कुछ बात रह गया था जो पवन जी से आप पूछना चाहती थी। आशा जी
वो आप अगर हाँ जी सर, वो जो सर ऑन एग्जामिनेशन रिफ्लक्सिस के बारे में बता रहे थे ना, मूर्छा के बारे में। पवन जी आप थोड़ा वो कंप्लीट कर दीजिए वो पोर्शन, नहीं तो फिर छूट जाएगा। जी सर जी। एक बॉबिन्स्की रिफ्लेक्स आपने बताया सर, एक दूसरा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है, के से कुछ नाम है, कान से या कैगन से ऐसा कुछ है, वो मुझे जानना था। पूरी बॉडी के रिफ्लेक्सेस तो चेक करते हैं ना, मसल्स का सारा, जी लिगामेंट्स का वगैरह सा। हाँ, तो सबसे पहले तो मान लो सीवीए का आपके पास कोई पेशेंट आया, अनकॉन्शियस पेशेंट आया, सबसे पहले तो आपका फर्ज बनता है उसका पल्स चेक करें क्या है उसका, ठीक है ना। पल्स चेक करने के बाद फिर आता है प्यूपिल्स का, जी प्यूपिल्स के बाद फिर आता है आपका रिफ्लेक्सेस चेक करना। ये तीन चीजें जरूर करें। फिर उसके बाद साथ साथ पेशेंट बोले इसका ब्लड शुगर लेवल भी चेक करें, राइट, इतना ठीक तो है ना। करते ही हैं। हाँ, ये फर्स्ट रहना चाहिए। अगर हम घर पे भी कोई पेशेंट ऐसे हो और आनन फानन में हमें कुछ भी ना आए, पेशेंट को खुली हवा में लेके आए, वॉमिटिंग कर रहा हो तो उसको नीचे करें और तुरंत हॉस्पिटलाइज करें, बस यही रहता मैम। और आरती नहीं मैम ठीक है कुछ सर, सर, पवन आपने सर जो ये जो रिफ्लेक्सेस पल्स बताया वगैरह, ना कि एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स के जो फिंगर्स रहते हैं उसकी होती है, उसके बारे में बोल रही हूँ। एक हम लोग हैमर से टेस्ट करते हैं, जो आप बता रहे थे नी जर्क का, वो हो गया। हाँ, और एक्सटेंशन का जो था ना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए सर, प्लांटर जो एक्सटेंशन का सबड्यूरल हेमरेज के बारे में बता रहे थे ना। चाबी से आप अगर लेके ना कोई की लेके जी प्लांटर्स चेक करेंगे, उसकी टेक्निक होती है, नीचे राइट हील से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो राइट उसमें राइट आप थंब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर राइट, थंब ऊपर की तरफ जाता है ना, टच करता है, तो इट मींस ब्रेन की अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम है, राइट। वेदर इट वाज, ये नहीं है भाई उसमें, वेदर इट वाज ड्यू टू सीवीए, वेदर इट वाज ड्यू टू एपिलेप्सी, ठीक है ना। इसमें इसमें ओके, पवन बॉस, वहां पे कहीं नहीं कहीं। राइट पवन राइट। बॉस, जी इसमें क्या होता है कि अगर जो हमने ये इसको कहते हैं बाबिंस्की रिफ्लेक्स। बाबिंस्की रिफ्लेक्स क्या हुआ कि हमने जो साइन। जैसे जैसे पवन सर ने बताया कि हमने थंब से उससे थंब से लेके या एंकल से लेके थंब की तरफ कोई भी नुकीली चीज को मूवमेंट कराया, तो उसकी जो फिंगर्स होती हैं अगर वो आगे की तरफ आ जाएं तो ये नॉर्मल है। अगर ओके, फिंगर्स आगे की तरफ आ जाएं तो ये नॉर्मल बाबिंस्की रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ना आए तो ये एब्सेंट होता है। अगर उंगलियां पीछे की तरफ जाएं तो ये होता है एग्जैगरेटेड, एग्जैजरेटेड, बढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं इससे इंडिकेशन क्या लगाते हैं कि ये कौन सी इंजरी है, मोटर न्यूरॉन की कौन सी इंजरी है। अपर मोटर न्यूरॉन की सब इंजरी ब्रेन है, का पार्ट डैमेज हुआ है, नर्वस हाँ, नर्वस पार्ट, अपर ओके। मोटर न्यूरॉन इंजरी हुई है कि लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हुई है। तो जी अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी अगर होती है तो हम्म, हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं। और ये प्लांटर रिफ्लेक्स का बढ़ा हुआ होना मतलब उंगलियां, बाबिंस्की रिफ्लेक्स का बढ़ा हुआ होना मतलब उंगलियां पीछे की तरफ जाएं, ठीक है, हम्म, एक्सटेंसर, है ना। फ्लेक्सर तो एक्सटेंशन, एक्सटेंसर प्लांटर। हो गया। प्लांटर एक्सटेंशन जब हमारे पास आया तो हमने दिमाग में आइडिया लगाया, क्या हुआ, अपर मोटर और न्यूरॉन टाइप की मोटर, कहीं पे इंजरी है, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो हमने क्या आइडिया लगाया, कहीं लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की इंजरी है, ठीक है। ओके, और अगर एब्सेंट है तो कहीं तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ब्रेन से पूरे का पूरा कट ऑफ हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन कहाँ तक माने और लोअर मोटर न्यूरॉन कहाँ तक माने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ब्रेन से हमारे तार निकले, वायर वायर की तरीके से समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। न्यूरॉन्स, ब्रेन राइट। से जो, हाँ, ब्रेन से जो हमारे तार निकले वो तार पूरे के पूरे हमारे इसमें वर्टिब्रल कॉलम में फैल गए आके, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में फैल गए और कहाँ पे फैले, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होते हुए फैले। हम्म, अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक फैल गए और यहाँ से एक साइनेप्स बनता है और साइनेप्स के द्वारा ये मोटर न्यूरॉन डेवलप होता है। और ये साइनेप्स जो है, मोटर न्यूरॉन जो डेवलप होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बॉडी के सप्लाई करता है, ठीक है। ये वाला जो तार है जो साइनेप्स के बाद बना,
तो साइनेप्स से पहले का पूरा एरिया हमारा अपर मोटर न्यूरॉन का है और साइनेप्स के बाद का एरिया लोअर मोटर न्यूरॉन का है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकें। और ये पूरे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इसी तरीके का अरेंजमेंट रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड में हमारा अगर जो सर्वाइकल एरिया से कोई साइनेप्स बन के हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस को सप्लाई किया, ऐसे डीप टेंडन रिफ्लेक्स को अगर जो हम अलग अलग देखें कौन कौन से रिफ्लेक्स हो सकते हैं, तो जैसे एक तो हमारा एंकिल जर्क होता है, एंकिल जर्क, एंकिल पे स्ट्रोक करें तो एंकिल जर्क क्रिएट होता है। हमारे पास एक थायराइड में, हाइपोथायराइड में सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है कि स्लो रिलैक्सिंग एंकिल जर्क। 4 नंबर के हम 2 प्रश्न पूछते हैं, एक तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री और दूसरा होता है स्लो रिलैक्सिंग एंकिल जर्क। मतलब एंकिल पे हमने जर्क किया, एंकिल हमारा आगे की तरफ गया और उसके बाद रिलैक्स करेगा, है ना। अगर रिलैक्स आसानी से कर गया, ठीक है, तब तो सब ठीक है, लेकिन स्लो रिलैक्सिंग एंकिल जर्क एक हाइपोथायराइडिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट साइन है और इसमें 4 नंबर दिए जाते हैं, मैक्सिमम नंबर। हम स्कोरिंग सिस्टम करते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है, तो उसमें 4 नंबर इसको जाते हैं स्लो रिलैक्सिंग एंकिल जर्क को। तीसरा एक हमारा, अगर जो हम मुंह में डालें और उल्टी की फीलिंग हो तो इसको भी रिफ्लेक्स माना जाता है, गैग रिफ्लेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, हम आंख के तरफ, किसी की आंख खोल के उसकी आंख की तरफ उंगली ले जाएं और तुरंत आदमी आंख बंद कर लेता है, वो भी तो एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, आई रिफ्लेक्स। तो ये सारे हमारे डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं, इनको अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से एक हमारा ये होता है छोटे बच्चों में, हम अगर जो थाई में जहाँ पे उनका टेस्टिस होता है, ठीक है, टेस्टिस होता है, वहां पे अगर पिंच करते हैं तो उसका टेस्टिस जो होता है वो सिकुड़ता है। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्या होता है उस रिफ्लेक्स का नाम, पवन बॉस को याद होगा तो बताएंगे। क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स। हाँ, क्रीमेस्ट्रिक, हाँ, वेरी गुड, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, वेरी वेरी गुड। तो एक ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से रिलेटेड रिफ्लेक्स हो गया। तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस को नवीन सर अभी आए थे वीडियो में, नवीन सर को बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर नवीन सर से एक बार रूबरू हो जाते हैं हम सर। सर, डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप कैसे हैं सर? अगर आप सुन पा रहे हैं, आपको बहुत दिन हो गए देख रहे हैं, बारिश हो रही है। डॉक्टर नवीन जोशी सर शायद ड्राइविंग कर रहे हैं। प्रणाम सर। बहुत दिन के बाद सर को देखा मैंने। तो खैर, इन रिफ्लेक्सेस के माध्यम से हम लोग अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी को रूल आउट करते हैं कि इंजरी कहाँ से रिलेटेड होगी। ये केवल जी है, ये पीछे हमारे साथ देखिए डॉक्टर नीलम सजनान है, डॉक्टर दीप चंद्र पांडे हैं, ये इंटर्न्स है, ये पाठक जी हैं। हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं, ऋषिकेश। सभी लोगों को प्रणाम मेरे तरफ से। सभी को प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग सबके देखिए बाहर कितना प्रणाम। हिमालय की वादियां, हिमालय पूरा। जी, तो आप कंप्लीट करिए सर मिश्रा जी। जी सर, तो ये इस तरीके से हम रूल आउट करते हैं केवल इंजरी का पार्ट और एरिया फाइंड आउट करने के तौर पे। इसी तरीके से एक हमारे पास ब्रेन में कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन होता है, जिसे CTZ सेंटर कहते हैं। तो CTZ सेंटर वो वोमिटिंग सेंटर होता है और यहाँ पे किसी वोमिटिंग सेंटर में कोई इरिटेशन एक कारण बनता है उल्टी का, तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी फैक्टर ये वोमिटिंग पैदा करता है। तो इसको भी हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना चाहिए, जहाँ पे हेमरेज वगैरह होता है वहाँ पे वोमिटिंग क्यों होती है, ये CTZ सेंटर के एक्टिवेट होने की वजह से होती है। बस इतना ही बोलना था सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी अनुरिता मैडम आ गई है। एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सभी लोग का। मैम आ गई हैं। अनुरिता मैम, आप ये पढ़ेंगी टीका? हाँ जी सर। आप कैसी हैं? आपका नींद पूरा हुआ क्या? तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ सर, बेटे का सर से बात करते करते आप भूल ही गई हमें।
सर अब वो उस टाइम में उनका ये कर रही थी, मैं क्या करूं सर, मैं उनसे नहीं बात। ठीक है, उनको ना और सर रात्रि में एक इवनिंग दिव्य दृष्टि आ पूरे जाती है। जोश से आने वाले हैं। जी पटनायक सर रात की संभाषा में पूरे जोश शोश से आने वाले हैं। हाँ, और उनकी 10 बजे के बाद एकदम जागृत हो जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो फिर वो रात को बत्ती आना चाहते हैं सबसे, लेकिन अभी हम लोग सो जाते हैं। कोई बात नहीं। ये सर अनुरिता मैम आप विशाल पढ़िए। विशाला पिप्पली मूला त्रिवृता त्रिवृता च मधुद्रवाः कफकासहरा लेहाश्रया श्लोकार्घ योजिता है। ये एक ही श्लोक है, 46 का मैंने नहीं निकाला, वो हमने पढ़ लिया है। आप ये टीका अच्छा। पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। पिप्पल्याद्यस्यो लेहा श्लोका श्लोकार्घ। श्लोकार्वैर्योजिता मधुना सह कफकासहरा भवन्ति। इसका मतलब ये है कि पिपली आदि का जो 3 तरह का लेह है, ये श्लोक आधे में जो बताया है, इसको अगर मधु के साथ अगर हमने सेवन किया तो ये कफ कास को ठीक कर देता है। कफ कास हरा भवंती। अभी आयुर्वेद रसायन का पढ़ दीजिए। लेह त्रयम आह पिप्पली इति। हाँ, ये पिपली इति जो शब्द है, इससे ये है कि 3 तरह का लेह बताया है। संकहे तु सप्त चिकित्सा अध्याय च हाँ, देवदार्व। एक मिनट रुकिए अनुरिता मैम, कोई बोल रहे हैं? किसी को सर कुछ मैं doubt बोल है? रही हूँ कमल जी। हाँ बोलिए। सर ये पिपल मानो तो पिपली पिपली मूल ऐसे क्या सर? हाँ, पिपली पिपली मूल पढ़ा ना हमने। पिपली पिपली मूल शुंठी और क्या है, ऐसे 4 चीजें है उसमें, पहले वाला लेह में। एक बार फिर से सुनिए। ओके। इसमें है कि पिपली पिपली मूल सोंठ और बहेड़ा, ये पहला लेह हो गया। फिर दूसरा है कि मोर और मुर्गा के पंख का राख, और यवक्षार को मधु मिला के चाटना है। मुर्गा का राख खाया क्या आपने अनुरिता मैम? इसमें नहीं मैम, सर मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। आप मुर्गा का जला के और राख को दीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यवक्षार के मयूर पिक्चर यूज किया है। पिपली पिपली मूल सौंठ क्या बहेड़ा। पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ नया नया चीज सीखने को मिलता है। पिपली पिपली मूल सौंठ बहेड़ा हाँ, और मोर मुर्गा इनकी पिच्छाओं का राग। सर मयूर पिच्छा तो यूज किया है मैंने। हाँ, लेकिन मुर्गा के पिच्छा तो फेंक दिया जाता है। आप उसका भी प्रयोग करके देखिए यवक्षार के साथ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यवक्षार है। वारुणी इंद्र वारुणी पिपली मूल निशोत्तर निशोत्त, और इनको मधु से द्रव के साथ में कफ का संशोधन है। अभी आप टीका पढ़ रही थी ना, उसमें अष्टांग संग्रह के 7 लेह बताए हैं, 7 तरह के लेह, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ते हैं संग्रहे तु सप्त, 7 तरह के लेह बताए, पढ़िए पढ़िए। देवदारुगा अभया देवदार्यम अया मुस्त पिपली विश्व भेषजम गुडुचि पिपली भारंगी शुंगी कर्कटकस्य च। देवदारू लेना है, अभया मतलब हरितकी लेना है, मुस्ता लेना है, पिपली लेना है, शुंठी लेना है। ये एक हो गया। दूसरा गुडुचि पिपली भारंगी श्रृंगी कर्कट श्रृंगी श्रृंगी कर्कटस्य च, ये हो गया, ये एक हो गया। व्योषदाह विडंगानी त्रिफला शर्करा शर्करा बला। व्योष मतलब त्रिकटु हो गया, शुंठ मरीच पिपली हो गया। दाह मतलब चित्रक हो गया, फिर विडंग हो गया, त्रिफला हो गया, शर्करा हो गया, और बला, ये चौथा हो गया। ये तीसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा है निदिग्धिकाया मूलत्वक मरीचई सहयोजिता है। हाँ, तो निदिग्धिका नाम की वनस्पति ले लिया, उसका मूल ले लिया। निदिग्धिकाया मूलत्वक, ये तृतीय एक वचन है। निदिग्धिकाया स्त्री शब्द है, मूल फिर त्वक मतलब दालचीनी मरीच, इसके साथ योजना करके लेना है। ये बोल रहे इति ए भी चतुर्भी सह, ये 4 हो गए टोटल, और पहले वाले 3 ये मिला के 7 बराबर, जो भी हमने पढ़ा इसी पे जी। और अनुरिता मैडम आप कैसी हैं, मतलब कितना दिन और लगेगा ठीक होने में पूरा? ये आप क्रिकेट सर हाँ, क्रिकेट के लिए सर मुझे 1 महीना है,
क्योंकि मेरा अभी भी MRI नहीं हुआ है, तो लेकिन आप चल फिर सकती हैं क्या, अभी दौड़ सकती हैं क्या? नहीं सर, मैं चल नहीं सकती हूँ, दौड़ नहीं सकती हूँ। तो बेड रिडन है। हाँ, बेड रिडन है, लेकिन मैं ड्राइव करके हेल्थ सेंटर जा नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे पेशेंट वेटिंग थे एडमिशन ठीक के है। कुछ। अब ये 8 ले जो बताए हैं भागवत ने, हाँ जी। 8 तरह के ले बताए, ये कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए और आपके पीछे पीछे कोई श्लोक पढ़ेगा। सबसे इंटेलिजेंट कौन है अपने आयुष दर्पण पे अभी फिलहाल? मुझे तो मिनल मैम लग रही है सबसे इंटेलिजेंट। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप पढ़ेंगी? अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अनुप्रीता शिंदे मैम, आकांक्षा जी, कोई पढ़िए। श्वेता मैम प्रणाम कोई सर। जी। इनके पीछे पीछे सब लोग बोलिएगा ये मैम अच्छे से पढ़ती है। सब लोग अनम्यूट करिए, पढ़िए, शुरू करिए आप। सर मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है कोई मिस्टेक बात हो। नहीं। मैं पढ़ रही हूँ सर। हाँ, 8 ले मधुना मरी चमली आठ मधुना मरिचम्लीयात् मधु नैव च जोंगकम पृथग्र सांश मधुना व्याघ्री वातार्क भृंगजान कासाग्रश्यावश्य शकृतः सुरसस्यासितस्य च 8 ले के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। एक, मरीच का चूर्ण मधु के साथ चाटे, अगरू को मधु के साथ चाटे, कटेरी, बड़ी कटेरी, भांगड़ा, इनमें से किसी एक के रस को मधु के साथ चाटे, कसौंदी के रस को, घोड़े की लीद को रस के साथ चाटे, काली तुलसी के रस को मधु के साथ चाटे। इसमें अलग अलग तरीके से वही लेह का वर्णन किया है, जिससे कॉम्बिनेशन में मतलब कास्ट के लिए बताया गया है कि किस किस कॉम्बिनेशन में हम ये लेह यूज कर सकते हैं। जी सर। ये आप लोगों को कुछ और बोलना है इस पे? किसी ने यूज किया अभी है? सर कंटकारी और मरीज तो खैर रेगुलर मतलब क्लिनिक पे भी यूज हो जाता है, लेकिन इसमें सर जो कसौंधी है और घोड़े की लीद है ये पहले जरूर यूज होता होगा। तुलसी का भी सर यूज होता है मधु के साथ से, काली तुलसी मतलब घर में अक्सर होती है, तो ये कुछ कुछ योग सर इसमें अधिकतर यूज हो जाते हैं सर, होम रेमेडीज में भी और क्लिनिक पे भी। जी सर। बाकी तो सारे हो जाते हैं, घोड़ा की लीद का किसने किया होगा? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं। आजकल कोई नहीं करता है, आजकल कोई पेशेंट भी नहीं खाएगा, लेकिन उसका गुण धर्म है ऐसा बताया। ठीक है सर वो कुछ घोड़े के बाल का भी है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। घोड़े के बाल का तो वो वर्ड्स पे बांधते हैं ना। अच्छा वॉर्ड्स पे, जी 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 सर। घोड़े को बाल को लेके जो बड़े बड़े से मस्से आ जाते हैं उसमें बांध देते हैं। और दूसरा, घोड़े का पसीना का भावना दिया जाता है अजवाइन को, और वो दे दिया तो शराब पीने का आदत छूट जाता है। जी सर आपने बताया था एक बार, राइट। ये सर बताते हैं। जी रिपीट करिए जरा, क्या जो आपने ये अल्कोहल के लिए घोड़े का पसीना, घोड़े का पसीना यहाँ रेस कोर्स है पुणे में बहुत बड़ा, तो घोड़े का पसीना तो कोई भी दे देगा। घोड़े भागते हैं, पसीना आता है, उसको इकट्ठा कर लीजिए भागने के बाद, और वो पसीने को अजवाइन में भावना देना है, और फिर उसको इसका कोई और विकल्प नहीं है वैद जी? क्योंकि प्लेन अजवाइन तो देते हैं कि सीड्स को जेब में रखवा दो और थोड़ी थोड़ी देर में दो। मूत्र संग्रहणीय गण जो है ना अपना चरक सूत्र खंड में, वो देने से भी शराब छूट जाता है। जी जी ठीक है। किसी ने ट्राई किया हो तो बताएं। किसी ने सर इसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा बताइए ना। मूत्र संग्रहणीय गण का कैसे? तो हमारे सर को भी नहीं पता था, अभी जमदग्नि सर ढूंढ रहे हैं। वो बोले कि एक बार क्या हुआ कि मेरे पास ना पेशेंट ऐसे आते थे, मैंने मूत्र संग्रहणीय गण दिया किसी और के लिए, तो उनका शराब छूटी गया, तो उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई, तो फिर मैंने सबको दिया। अब इसका लॉजिक नहीं अभी तक, अभी सर ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी ढूंढेंगे फिर बताएंगे। जी सर थैंक यू। और अजवाइन का वैद जी? अजवाइन का तो वो है कि उसका है लॉजिक है, वो क्या है वो मैं पढ़ के बताऊंगा। वो घोड़े का पसीना और वो जो रहता है ना, वो माइंड पे कुछ ऐसा काम करता है कि शराब को देखते ही इरिटेशन होता है।
किसी भी तरह का मद्य कोई पी ही नहीं सकता है, आसवरिश भी नहीं पी सकता, इतना इरिटेशन होता है शराब से। उसका सर लॉजिक भावना देने के लिए तो कितने पसीने की जरूरत पड़ेगी? कम से कम भी अगर आपको 250 ग्राम जवैन में अगर देना, कम से कम भी आपको 20 ml तो चाहिए ही पसीना। उतना मिलता है ना, एक घोड़ा भागता है तो उतना पसीना आ जाता है, उसको ऐसे निचोड़ निचोड़ के हाथ से निकल जाता है। डोज कितना रहेगा सर इसका? बहुत ही कम, एक एक चुटकी, इतना भी दे दिया तो काम हो जाता है। घोड़े का पसीना तो मिल जाता है, कहीं पर भी मिल जाता है। यहाँ पुणे में रेस कोर्स है ना, वहाँ मुंबई में भी है महालक्ष्मी रेस कोर्स, वहाँ मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। सर मूत्र संग्रहणीय गण बताया आपने? हाँ, मूत्र संग्रहणीय गण जो है ना चरक सूत्र स्थान में, उसमें जो जो घटक द्रव्य आपको मिल रहे हैं, जो जो अवेलेबल है वो दे दीजिए, शराब पीना छूट जाता है। अब उसका लॉजिक अभी सर ने बस प्रैक्टिकली देखा है, रिजल्ट क्यों होता है ये अभी तक नहीं पता चला, उस पर रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, ये वाला करते हैं, कोई पढ़ेगा क्या? प्रणाम सर लोगों, मैं पढ़ देती हूँ। और आज ही आप आज ये करेंगी, जो आप पढ़ती है ना, इतना अच्छा श्लोक पढ़ती है, मंत्र बोलती है ना वो महामृत्युंजय मंत्र, वो आप ही आज करने वाली है। जी सर कौन सा वाला पढ़ना? ये देवदार व्यादेव यही वाला था ना? नहीं, ये वाला था, 48 वाला था। हाँ, ये वाला पढ़िए, इसकी टीका पढ़िए। ये मधुना मरिचम सर, ये वाला? हाँ, मधुना मरिचम हो चुका शायद ये वाला। ये श्लोक हुआ है, इसका टीका नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तथा कफ कासे मधुना मरिच लिहियात। इसका मतलब है कि कफ कास में जो कफज कास हो रहा है, बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है, उसमें मधु के साथ मरीच डाल के और उसका सेवन करना है। माक्षिकेण वा गुरु लिहियात। हाँ, माक्षिकेण अगरु लिहियात। अगरु अच्छा, मतलब हाँ, अगरु। जोंगक मतलब अगरु, अगरबत्ती जिससे बनता है, उसको मधु के साथ सेवन करना है। व्याघ्रद्वय आदि जान रसान पृथक पृथक मधुना लिहियात। हाँ, तो व्याघ्री का मतलब क्या होता है? बृहति। बृहति होता है कि कंटकारी होता है, तो उसको लेना है। और भी बैगन का बताया, भृंगराज का बताया, ये अलग अलग मधु के साथ चाटन करके लेना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और आयुर्वेद सुरसा भी बताया, सुरसा मतलब काली तुलसी, लास्ट श्लोक में शुरस्यासितस्य च। और अश्वशकृत भी बताया, घोड़े के लिद का रस। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन लेहाष्टक माह मधुना मरिचम इति जोंगक। मधुना मरिचमिति, ये शब्द से जो शुरुआत हो रही है, तो 8 तरह के लेह का आह मतलब कहा है, पढ़िए। जोंगक अगरु। जोंगक मतलब अगरु हो गया। व्याघ्रादीना शश्न रसा। व्याघ्रादि से जो बनाया हुआ है वो 6 रसात्मक अवलेह बन जाता है। कासग्न कासमर्द हाँ, ये असित कासग्न सुरसा शब्द कृष्ण बताया तुलसी। यहाँ। हाँ, कासग्न मतलब कासमर्द बताया है, असित सुरस मतलब कृष्ण तुलसी। ठीक है, अभी हम 49-50 पढ़ेंगे। सर व्याघ्रदिना का क्या बताया आपने पर्याय? कंटकारी होता है कि बृहति होता है? एक बार कंफर्म। कंटकारी होता है। कंटकारी होती है ना? हाँ, ओके। ये तो खांसी में हम लोग देते ही हैं कंटकारी अवलेह, और बृहति भी देते हैं जी। ठीक है। यहाँ पे कसौंधी बताया, कसौंधी मतलब वही हो गया, कंटकारी हो गया 6वां नंबर का। एक तो मरीच का चूर्ण हो गया, मधु के साथ लेना है। दूसरा अगरू को मधु के साथ। तीसरा कटेरी, बड़ी कटेरी मतलब बृहति हो गया, और कंटकारी भृंगराज हो गया। हाँ? कसौंधी कासमर्द को बोलते हैं। अच्छा, हाँ सॉरी, कसौंधी मतलब कासमर्द हो गया, घोड़े की लीद के रस हो गया, और काली तुलसी। मतलब टोटल 8 चीजें आए, मरीच, अगरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, भृंगराज, कसौंधी, घोड़े के लीद का रस और काली तुलसी। 8 चीजें आई। 49-50 नंबर का कोई श्लोक पढ़ेगा, और पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? सर मैं ट्राई करूं? आप ट्राई करिए।
ट्राई क्या, आप पढ़िए दीजिए पूरा, आता है जी आपको? आपको पार्सल मिला क्या आशा मैम? नहीं मिला सर। वो मैंने ट्रैकिंग नंबर दिया है आपको, आप वो फोन करके पूछिए। हाँ जी सर, कल थोड़ा बिजी थी, आज कर लेती हूँ कॉल। ठीक है, पढ़िए 49। देवदारुयादि अवलेहत्रय देवदारु शठीरास्ना कर्कटारुच्या दुरालभाः। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। देवदारु देवदारु कर्कटाख्यादुरालभः। पिप्पलीनागरं मुस्ता पथ्या धात्री सितोपला। पीपली नागरम धात्री सीतोपला लाजा सितोपला सर्पी शृंगी धात्री फलोद्भवाः। लाजा लाजा सर्पी धात्री फलोद्भवाः। मधुतेलयुता मधुतेलयुतालेहात् प्रयो पातानुगे कफे। मतलब सर यहाँ पे वात से मिले कफ में 3 लेह बताए गए हैं। देवदारू, कचूर, रासना, काकड़ा श्रृंगी और दमासा। सेकंड नंबर बताया गया है पिपली, सौंठ, मुस्ता, हरड़, आंवला और मिश्री। तीसरा है लाजा, मिश्री, घी, काकड़ा श्रृंगी, आंवला, इन सबको मधु और तेल में मिलाकर वात से मिश्रित कास में देना है। अभी देखिए देवदार है, ये वात शामक है, इतना बढ़िया है। और कर्कट सिंगी, धमासा कर, ये सब बात है और कफ को शमन करने वाले सारे द्रव्य हैं। दूसरा पिपली, सौंठ, मुस्ता और हल्दी, डॉक्टर मैम म्यूट करिए जी। तीसरा है लाजा, मिश्री, घी, कर्कट सिंगी और आंवला, इसका प्रयोग मधु और तेल में मिलाकर करना है। यहाँ पे घी नहीं बताया, मधु और तेल, माधु तैलिक ऐसा अवलय बनाए। अब तेल में तेल का ही यूज करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो स्नेहन करेगा और स्त्यान कफ को निकालेगा और तेल में वायु का शमन होगा। जी सर। ठीक है, डॉक्टर नवजोत कौर मैम आपको कुछ बात करना है क्या? डॉक्टर नवजोत कौर मैम आप कुछ तो हैंड रेज की थी, कुछ बोलना चाहती थी। नहीं सर, वो बाय मिस्टेक ही अनम्यूट हो गया था। अर्थवर्म पढ़ा रही हैं किसी को, अर्थवर्म बता रही हैं। नहीं सर, नहीं सर, वो बाहर थे कोर्ट यार्ड में, तो बेटी बोल रही थी स्नेल है, तो मैंने कहा नहीं अर्थवर्म। ठीक है, डॉक्टर मुकेश साहू जी आपने ऐसा अवलेह बनाया है क्या? मुकेश साहू जी सुन पा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, ऐसा है जी सर, सुन पा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने तो कफज कास में, जैसे कफज कास होता है तो उसमें गोलियां टाइप बनाई है। जैसे बहेड़ा चूर्ण को हल्दी चूर्ण, उसमें तिरकटू और गुड़, शहद और घी। ये और हल्दी को क्या है कि जैसे जो अपना हल्दी बाजार में आता है, उसको ड्राई फॉर्म में जो गांठें आती है उनको अंगार पे सेकने के बाद उसको पाउडर करवा के फिर बहेड़ा चूर्ण मिक्स करके तब बनवाया। और उसमें तिरकटू, गुड़, शहद और घी, इनकी जैसे गोलियां बनवाई है और उनको चूसने के लिए दिया है। बाकी अवले टाइप नहीं बनवाया, टैबलेट फॉर्म में जो भी जैसे वो नहीं आती सर, जैसे मरीचादी बट्टी आती है चूसने के लिए, हाँ, ऐसे व्योशादी बट्टी आती है। हाँ, तो ये तो सर क्या है कि जैसे टाइट फॉर्म में आती है, और जैसे गुड़ के साथ घर पे घी से बनाते हैं तो वो क्या थोड़ी सॉफ्ट रहती है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। ठीक है, अब हम इसका टीका पढ़ें। बहेड़ा, हल्दी और तीसरा क्या बताया? क्या बताया? देखो, एक बहेड़ा, हल्दी और तिरकटू। ठीक है सर, इसमें यष्टि मधु नहीं डाला आपने शायद बताया। हाँ यस, वो मुलेठी भी है। ठीक है, सही कह रहे हो आप। मधु भी सही है। ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर, अच्छा फॉर्मूला है। हाँ, आकांक्षा मैम आप भी ऐसे कुछ बनाती हैं? देवदारवादी अवले ऐसे कुछ बनाती हैं क्या? सर देवदारी में सर व्योशादी ही यूजुअली मैं बना लेती हूँ और उसी को सर यूज करती हूँ। और क्या क्या डालती हैं? क्या सर?
सर वो जो कंटेंट्स लिखा हुआ है सर मुझे याद नहीं है, वो कंटेंट्स देख के ही सर बनाती हूँ मैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है सर कंटेंट्स, लेकिन जो भी फॉर्मुलेशन है उसका देख के जो भी अवेलेबल हो जाते हैं सर वो बना लेती हूँ उससे, और आपके और वो पेशेंट चूसने के अच्छे लिए हो देती हूँ। जाते हाँ पेशेंट? सर अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं सर। हाँ सर। जी ठीक है। जी सर। अभी 49 और 50 नंबर का जो श्लोक है ना, इसका हम टीका पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे इंटेलिजेंट कौन है जो संस्कृत पढ़ने में उसको मन कर रहा है? मैं अर्थ बता दूंगा, आपको बस पढ़ना है। प्लीज पढ़िए कोई तो। मैं पढ़ता हूँ। हाँ सर पढ़िए। सर नमस्कार। हाँ वो कैंसर वाले पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है सर? सर कल शुरू किए सर, कल बस्ती में जाके डेमोन्स्ट्रेट कर दिया उनको, आज कंटिन्यू करेंगे वो। ठीक है फिर बताइएगा सर। जी सर। ठीक है बताइए, पढ़िए। देवदार्वयादयो मधु तैलयुता लेहात्रय हाँ श्लोकार्ध लेहाहात्रय, ये स्तोश्चुनाशु, ये संधि है, विसर्ग संधि है। लेहाहा मतलब विसर्ग है, त्रय लेहाहात्रय मतलब लेहा विसर्ग का स हुआ है। तो इसमें बोल रहे हैं कि देवदार आदि से बनाया हुआ मधु और तेल मिला के 3 तरह का अवलेह बताया है। श्लोकार्ध गदित वातानुगे कफेस्यु। हाँ तो इसमें जो लास्ट श्लोक है इसका मतलब आधा इन्होंने लेह तक बताया और बाद में बताया कि ये वातानुग जो कफ होता है उसमें काम करता है। अत्र श्रृंगी धात्री फलोद्भवेति केचित् द्विशिष्ट, ये क्या सर? केचित् विशिष्टम आमलक माहु। इसका मतलब यह है कि जो श्रृंगी लिया है, कर्कट श्रृंगी लिया है और धात्री लिया है, इसके बदले में कुछ लोग क्या करते हैं कि 8 कोई विशिष्ट अम्लक लेते हैं। जी आमलकम आहो। कुछ आचार्य जो है ना वो श्रृंगी और धात्री जो रहता है तो आंवला लेते हैं, या हरितकी के बदले में वो लोग आंवला लेते हैं। धात्री मतलब यहाँ पे शायद हरितकी है, तो हरितकी के बदले में वो लोग आंवला लेते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वो बताते हैं। अन्ये तु श्रृंगी कर्कट श्रृंगीति व्याचक्ष्यते। कुछ लोग श्रृंगी को कर्कट श्रृंगी बोलते हैं, कुछ लोग आम्लकी बोलते हैं। श्रृंगी धात्री फलोद्भवेति, इसका मतलब है कि केवल आंवला लेते हैं। कुछ लोग श्रृंगी को कर्कट श्रृंगी बोलते हैं, ऐसे इन्होंने कहा। वातानुगे कफे लेहत्रयमाह देवदारु सटीति। इसका मतलब है कि देवदारु शटीति, ये शब्द से जो बताया है इसका मतलब वातानु का नो कफ होता है, इसमें 3 तरह के ले बताए हैं। आगे पढ़िए। धात्री फलोद्भवा श्रृंगी श्रृंगाकार शुष्कामलकत्व। हाँ तो ये धात्री फलोद्भवा श्रृंगी जो है, हेमाद्री जी ने और स्पष्ट किया है कि धात्री फलोद्भवा श्रृंगी का मतलब है कि श्रृंगाकार सिंह जैसा जो आमलक का जो त्वचा रहता है सूखा हुआ, उसको लेना है। यहाँ पे आंवले के लिए बोला है, और श्रृंगाकार शुष्क आम्लक त्वक, और कर्कट श्रृंगी में भी सिंह जैसे ही रहता है आकार, आंवला के लिए। सर यहाँ पे देवदारू बताया गया है, तो देवदारू की वृक्ष की छाल लेनी है या फिर उसका फल भी ले सकते हैं? देवदार का फल से ज्यादा तो छाल ही यूज किया जाता है, फल जब आएगा। अच्छा नहीं, मेरे पास फल अवेलेबल है इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा उसका उपयोग करने के लिए। आप करिए। यहाँ पर जब ये लोग बोलते हैं ना कि देवदार, तो इसमें कुछ भी पंचांग में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके। आपने कहा हिमालय से लेके आए? जी सर। हाँ, और आपने ये जो लिखा है वो पढ़ दीजिए ना, वो बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। ओके सर। जैसे वात मिश्रित कफतकास में आयुर्वेद रसायन और वगैरह में जो हमने आगे श्लोक पढ़ा 48 नंबर का, उसमें बताया गया है उस द्रव्यों के अलावा हम वासा, यष्टि मधु, त्रिकटु और कंटकारी अवलेह इनका भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे वातानुलोमन होके रोपण भी होता है। तो कफज वातजकास में कई बार जो इरोजन वगैरह होता है उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देता है। जी। और आपको देवदार का फल कैसे पेड़ से तोड़ के मिला कि आपने खरीदा है?
नहीं सर, एक्चुअली हम लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे ना ऊपर पहलगांव जाते वक्त, हाँ तो रास्ते में काफी सारे देवदार के पेड़ थे, तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने दिए। मैंने तो उनसे वृक्ष की छाल भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे हम अलाउ नहीं करते हैं वो लोग कलेक्ट करना। तो आप क्या अमरनाथ गई थी? पहलगांव से तो अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। नहीं नहीं सर, हम लोग वैष्णो देवी गए थे, फिर वहां से पहलगांव घूमने के लिए गए थे। श्रीनगर से? नहीं, कटरा से सर। कटरा से? अच्छा, वहाँ रास्ता बन गया अभी? जी जी सर, अच्छा। काफी अन्विता अच्छा मैम, रास्ता बन गया। अभी का डेवलपमेंट किया है मोदी जी ने वहाँ पे? जी सर, बहुत अच्छा रास्ता बन गया है। अभी काफी सारी उन्होंने टनल्स वगैरह नई बनाना भी शुरू कर दिया है। जी। कई कई जगह पे है थोड़ा, मतलब जहाँ पे काम चालू है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, लेकिन पहले से काफी अच्छा है। जैसे आप 3-4 घंटे का जो पहले रूट था, सॉरी 7-8 आवर्स का रूट था ना, वो अभी 3-3.5 घंटे का हो गया है। अच्छा, और वहाँ सब सस्ता भी है ना, सब चीज? मतलब पूरे सस्ता तो सर, जैसे आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो थोड़ा महंगा तो है ही, लेकिन अगर अपने ओरिजिनल जो होलसेलर्स रहते हैं उनके पास से बाय कर लिया तो वो सस्ता पड़ता है। हाँ, वहाँ टैक्स फ्री है ना ज्यादातर सब चीजें, तो वहाँ सस्ता है सब। जी सर, मतलब हाँ ओरिजिनल चीजें मिल जाती है यहाँ, काफी अच्छी चीजें मिलती है। जी। या अनुरिता मैम बोल रही है कि हमें भी पिक्चर देखना है वो देवदार फल का। जो एक हिमाचल प्रदेश में एक टूरिज्म सेंटर है, खजियार बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर है देखने में। वहां पे देवदार बहुत इजीली अवेलेबल है। खजियार नाम है उस जगह का। इसको देवदार क्यों बोलते हैं? मतलब भगवान का वास है क्या उसमें? चंबा खजियार की बात करें ना, जी चंबा खजियार। हाँ हाँ, वहां पे है खजियार, है हिमाचल प्रदेश में है, बहुत सुंदर है, सीनिक बहुत है। वहां पर देवदार आपको मिल सकता है, इजीली अवेलेबल है। वचा और देवदार, बचा भी उसके जो सेंटर में एक छोटा सा एक पॉन्ड टाइप का है, तो उसमें बहुत सारा बचा लगा है और उसमें असली से वो महकता है, मतलब दूर दूर तक उसकी खुशबू, फ्रेग्रेंस काफी दूर दूर तक रहती है। मैम वो मिलता कहाँ है उधर? दुकानों में नहीं मिलता है वो, या तो आप नहीं, झाड़ों से ऐसी कैसे दुकान नहीं नहीं, ऐसा झाड़ नहीं है, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। मतलब आप लोग चल सकते हैं वहां पे, मतलब प्रॉपर जो ग्रास भी है उसका भी प्रॉपर लेवलिंग किया हुआ है, ऐसा नहीं है वो। मतलब अच्छा, आप चलते चलते भी उस चीज को कलेक्ट कर सकते हो, देवदार का छाल, वो या कोई भी अगर हिमाचल से फल पेशेंट तो हो मैम तो। ले सकते हैं, हाँ फल तो वो गिरे हुए मिलते हैं, पर छाल कैसे? हाँ वो निकालना पड़ेगा तो फिर खुद वो तो ऐसे। आराम से निकल जाता है ना, यस वो सर, तो यस सर हवन में निकल भी यूज जाता है, लेकिन उसमें क्या है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर के एरिया में आप घूम रहे हैं तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, जैसे मैडम ने खजियार वगैरह बताया, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो वहां पे कलेक्ट करने देते होंगे। मैंने ग्रुप में डाला है मैडम, देवदारू का जो फल मुझे प्राप्त हुआ है उसका फोटो। देवदार की लकड़ी जो होता है ना, उसकी समिधा बन के हवन होता था पहले के जमाने में। जी सर। वो इतना सुगंधित होता है कि पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता कि आप हिमाचल साइड जाएंगे ना, वहां जगह जगह ये देवदार का फल बहुत जगह गिरा रहता है, ऊपर सड़कों पर भी गिरा रहता है ये फल का। है। ये मतलब वात शामक होता है देवदार, ऐसा सब जगह है देवदारवादी गण। सर इसका सिफिलिस में बहुत अच्छा काम है। अच्छा। ये मेरा भी खुद का ही डिस्कवरी है। मतलब पहले सिफिलिस के जैसे पेशेंट आते थे, वो उपदंश कुठारवटी वगैरह देते थे तो नहीं होता था, तो मैंने देवदारू बहुत अच्छे से पढ़ा, और मेरे पास उस समय देवदारवे रिष्ट था, काफी मात्रा में था, और कोई पेशेंट थे हिमाचल के, उनसे मैंने मंगवाया था। तो मुझे उसको देने यूज करने के बाद मुझे पता लगा कि इसका जो सिफिलिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट ये सिफिलिस के इससे क्योर होते हैं। कौन सी कल्पना बना के देते हो आप उसमें सिफिलिस में इसका? मेरे पास तो देवदारवे अरिष्ट ही पड़ा था उस समय, देवदारवे अरिष्ट अवेलेबल है तो वो इसमें दे सकते हैं हम। अभी देखिए आशा मैम ने डाल दिया ग्रुप में फोटो देवदार का फल का। सर पित्त विरंजनीय गुण है ना देवदार का, तो वो इसलिए सिफिलिस स्किन डिसऑर्डर्स में काम करता होगा, क्योंकि हम लोग गायनेक डिसीज में भी देते हैं वातानुलोमन के लिए, गर्भाशय शोधक होता है ये। गर्भाशय शोधन में। हाँ, तो ये तो सिर्फ ये क्या टेस्ट में कैसा होता है? सर मैंने अभी उसका काढ़ा बना के नहीं देखा है, वही मैं सोच रही थी इसका मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। मैम तो अभी लकड़ी करूंगी की सर तरह है काम। उसका ढांचा? जी मैडम। टफ है उसका ढांचा जो फ्रूट आपने जी दिखाया जी अभी? टफ है, हाँ। अच्छा।
आशा मैम, आप ना भाव प्रकाश में एक बार देख लीजिए और उसके फलों का गुण देख लीजिए, उसके हिसाब से फलश्रुति आप देखेंगे ना, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी उसका बना सकते हैं, तो दैट विल बी मोर जी। बेनिफिशियल। जी जी मैडम। क्योंकि और उसमें क्या क्या जी सर। बोलिए बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए। मतलब ये भी सुगंधित है क्या? जिस तरह से लकड़ी होता है देवदार का, वैसे ये सुगंधित है क्या? नहीं सर। नहीं सर, इतना सुगंधित तो नहीं है। अच्छा, जैसे लेकिन हम लकड़ी के पास जाते हैं ना, हम लोग जलाते हैं पेड़ तो के पास पूरा भी गए सुगंध आ गया। तो सुगंध आ रही थी, लेकिन इसमें इतना स्मेल स्ट्रांग नहीं है। अच्छा, नहीं सर, इसमें सुगंध नहीं आती। और ये सर, मैं ये जैसे इसका फल देख के मुझे याद आ गया, मैं हिमाचल शिमला गया था, तो शिमला के जो रोड साइड से नीचे की तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, बहुत हाइट पे होते हैं, बहुत ऊंचाई के होते हैं मैडम ये पेड़। हाँ सही जी। बता रहा हूँ ना मैं? जी जी। बहुत। हाँ, तो ये बहुत सारे वो शिमला में भी अगर कभी आपको शिमला घूमने जाओ तो ऐसे स्मेल वगैरह तो इसमें खुशबू तो नहीं आती। बाकी जैसे इसकी लकड़ी आती है, छाल आती है, उसमें भी ऐसी खुशबू नहीं आती सर। थोड़ा बाकी रेडिश जो येलोइश कलर होता है सर, उसकी जो हाँ चिपक छाल होती है ना, उसका रेडिश येलोइश कलर रहता है। हाँ, लेकिन इसमें जैसे सर बता और ये बताइए कि तेल कैसे निकाला जाता है देवदार का तेल? फल कोई पीस के क्या? नहीं सर, इसकी जो सर छाल लकड़ी से को तेल पीस के। निकालते हैं, जो जो मार्केट में आती है देवदारू, वो पहले ही तो उसका तेल निकालने के बाद ही मार्केट में आती है सर। जब हम अगर हम स्वयं इसका तेल निकालना चाहे तो अपने पास से तो नहीं निकलती। बिल्कुल फ्रेश अगर देवदारू की छाल है, जैसे शीशम ऑयल निकालते हैं और चीजों का जो ऑयल निकालते हैं ना सर, जैसे गर्म करने से एक साइड से टपक टपक के निकलता है, उस तरीके से इसका तेल निकाला जाता है। हाँ सर, हमारे बाकी गाइड वो ने यही बताया था कि आप अगर इसको गर्म करेंगे ना तो ऐसे टपकता है ऑयल गाढ़ा वाला। हाँ बिल्कुल। और ये जो मार्केट में जैसे हम परचेज करके लाते हैं, जैसे मैं मेरे इससे लेके आता हूँ, जैसे मेडिसिन परचेज करता हूँ, तो उसके पास तो केवल वो तेल निकली हुई आती है। हाँ मतलब वो बिल्कुल गुणविहीन मतलब होती है, इतना कुछ गुणकारी नहीं होती है। हाँ हाँ, उसका मतलब उसमें गुण नहीं होता। लेकिन जैसे कहीं लोकल एप्लीकेशन के लिए चाहिए या इंटरनल जैसे मेडिसिन में ज्यादा यूज करना है, तो वहां मुझे उसके इतने रिजल्ट नहीं मिलते जो हम ये परचेज करते हैं। बाकी जो मैम बता रही है, जो परचेज जहाँ वहां से फ्रेश अगर फ्रेश छाल मिलती है, तो उसका तो वैसे ही है कि इसको एक साइड से गर्म करो तो उसके दूसरे हिस्से पे वो गाढ़ा गाढ़ा तेल टपकने लग जाता है। सर मैंने काफी जगह पे ढूंढा, लेकिन उन लोग बोले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो रहते हैं ना, वही इसको बेचते हैं, उनके पास कुछ परमिट वगैरह रहती है। क्योंकि हम लोग जम्मू के मार्केट में भी गए थे और कटरा के मार्केट में भी गए थे, लेकिन वहां पे मैम मुझे ये अवेलेबल नहीं है। वहाँ नहीं मिलेगा। हिमाचल में जैसे इंटीरियर में आप जाओ ना, तो वहाँ पे हर जगह पे ये इसके फल भी गिरे रहते हैं, और वहाँ पे बहुत पेड़ है। अगर आप इंटीरियर में जाते हैं, वहाँ लोग इसका तेल निकालते भी हैं। ओके मैम, अगर आपके पास अवेलेबल हो कोई कांटेक्ट तो भेज दीजिएगा अभी लोकल्स तो का। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब मेरे मामा जी वहाँ पे पोस्टेड थे, तो तब जी। हम उस समय गए थे, तब मैं इवन बीएमएस भी नहीं किया था, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है ये प्लांट। आपने फोटो भेजा ना, तो मैंने इसलिए रिकॉग्नाइज कर लिया। कन्वल देव मैम को बोलो, वो करवाएगी, वो वहीं की वो रहने तो वाली है, उधर की पालम है की। वो। हाँ, हिमाचल का पालम कोई की। होगा तो अवेलेबल करवा पाएगा। वो मैम पालम में है, वो बड़ा हाईटीडी पे है पालम। हाँ वहां पे रहेगा राइट। हाँ, मैक्लोडगंज के आसपास पड़ता वो। कंवलजीत मैम ना, ओके आई विल अभी कांटेक्ट तो हर। है नहीं कन्वल मैम, देव मैम, कन्वल देव। अभी नहीं है, वो कन्वल शाम को देव। आती है, शाम को आएंगी वो। उनको ओके। और सरोज मिश्रा जी, आपने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, आप क्या लिखे हैं बताइए मिश्रा जी। सर ये जो ग्रुप में डाला है ना, हाँ ये चीड़ की होती है। चीड़ की इसको हम लोग क्या करते थे, पहाड़ों में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे बहुतायत में ठंडे एरिया में रहता है, तो ये चीड़ को ये इसमें से बहुत इजीली जलता है ये। तो हम लोग ठंड में क्या करते थे, इसको जलाने के लिए ले आते थे। तो ये छेती करके बोला जाता था जिस एरिया तो में हम लोग चीड़ रहते और थे। देवदार तो अलग अलग है ना? अलग है हाँ सर, चीड़ अलग होता है सर, देवदार अलग होता है। चीड़ की छेती नहीं, बड़ी वो होती है, देवदार की हाँ छोटी बड़ी होती है। होती है सर, इसकी छोटी है। मैंने उनसे यही पूछा था, मैंने गाइड से पूछा, क्योंकि हम लोग आगे शिमला गए थे ना, तो मैंने चीड़ की तो कलेक्ट करी थी, मेरे को थोड़ा ऐसे शौक था वो पेड़ भी शोपीस अलग वगैरह होता है मैम। बनाने का। तो ये है ना थोड़ी नैरो है, और उसकी जो नोचेस है ना, वो एकदम काफी नजदीक नजदीक है, तो ये अच्छा डिफरेंस है। अच्छा और अच्छा। दूसरी चीड़ चीज का जो पेड़ भी
दूसरा होता है सर, उसकी पत्तियां ना वो होती हैं, छितरी छितरी सी होती है, छितरी देवदार छितरी का होती कोन है। शेप में होता है। जी हाँ, जी ये इसके अलावा ठंडे चीड़ एरिया की में छाल जो हायर होती है वो एल्टीट्यूड पे मिलता है। ऐसे स्केल टाइप में निकलती है सर, चीड़ की छाल ना, और उसको जलाओ तो जैसे पटाखे जैसी आवाज आती है। हाँ हाँ। देवदारू की और मोटी छाल रहती है। इसमें से लीसा भी निकलता है, जैसा अभी आशा मैम बोल रही थी कि इसमें ट्रांसपेरेंट और थिक लिक्विड, विस्कस लिक्विड निकलता है, तो वो लीसा दोनों में निकलता है क्या? सर नहीं, टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है, तारपीन का तेल, वो हाँ चीड़ से निकलता है, पाइनस रॉक्स बर्गाई जो है, और जी जी। सिड्रस देवदारू अलग होता है। देवदार जो है वो सिड्रस देवदारू है, और जो चीड़ है वो पाइनस रॉक्स बर्गाई है। ओके ओके। सर आई इसका थिंक गूगल उदाहरण पे आपको मिल बहुत जाएगा अच्छा यूज होता डिफरेंशियल है। डायग्नोसिस, इसका डिफरेंशियल जो आप पिक वाइज इमेज वाइज देखेंगे ना, तो आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा चीड़ और देवदारू के फल के बीच नहीं, में। मुझे तो इसका डिफरेंशिएशन पता है। मुझे तो जो देवदार होता है उसकी जो ऊपर की शाखाएं होती हैं वो काफी वाइड स्प्रेड होती हैं, और जो चीड़ होता है एकदम सीधा ऊपर की सीधा तरफ होता है निकलता है। ऊपर, हाँ। हाँ हाँ। तो मुझे सर डिफरेंशिएशन इससे जो देख के तो पता है। जी सर, इसका ऑयल जो है ना दावत में बहुत ही अच्छा इसका यूज होता है सर। देवदार उसके का या ऑयल का। चीड़ का? हाँ, नहीं देवदार, जो टर्पेंट ऑयल जो मिलता है ना उसका। तो अच्छा अच्छा। दावत में इसका मतलब बहुत ज्यादा किसी को डिस्टेंशन वगैरह होता है तो उसमें बहुत अच्छा यूज होता है। और टर्पेंटाइल ऑयल का हमने एक बार यूज किया था, एक कुत्ते की नाक में कीड़े पड़ गए थे, तो उसकी नाक में डाल दिया था तो सारे के सारे कीड़े निकल के बाहर आ गए थे। जी सर, मैगट्स मतलब जानवरों में बहुत यूज करते हैं, में तो जहाँ पे मैगट्स पड़ते हैं ना, टर्पेंटाइन हाँ ऑयल डाल दो तो वो खुद ही बाहर निकल आते हैं। हाँ, तो पता मैंने नहीं ह्यूमन में भी यूज किया ये। अरे वाह, मजा आ गया। यही मैं और सोचना सर चाह रहा जो था। ये सॉलिवैक्स होता है ना, ईयर वैक्स को डिसॉल्व करने वाला, उसमें भी जी। टर्पेंटाइन ऑयल होता है। हाँ 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 हाँ। और मैं ये पहले तो लिनीमेंट के उसमें आता है, टर्पेंटाइन लिनीमेंट, वो लोकल है उसके लिए, पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन हाँ में रहते हैं ये, पेन हाँ बहुत किलर। काफी बहुत यूज होता है सर, राइट। यूज होता है। ये व्हाइट कलर का लिक्विड बनता है उसका। जी 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 जी। और सरोज मिश्रा जी, आपके उधर कौन से पेड़ मिलते हैं ज्यादातर? सर, जहाँ पे मैं पहले पोस्टेड था ना, लोहाघाट में, लोहाघाट में चीड़ भी बहुतायत में था, देवदार भी बहुतायत में था। इससे पहले उत्तरकाशी में भी जिस बेल्ट में था वहां भी चीड़ देवदार बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा घाटी का एरिया है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें होती हैं जो गर्म एरिया में। यहाँ पे आम भी है, हमारे यहाँ वासा भी है, और इसके अलावा बहेड़ा भी है, पीपल भी है, नीम की प्रजाति एक होती है जो बकायन कहते हैं, वो है। महानिम। और हाँ हाँ, इसके अलावा नींबू है हमारा। इस तरीके की दारू हरिद्रा बहुतायत में रहता है, दारू हरिद्रा। इस सर आप तरीके लकी की। है, काफी आयुर्वेदिक औषधियों के बीच में रहते हैं। हाँ, मेरे पास तो खैर इधर उधर है तो काफी कुछ। और इससे पहले मैं जहाँ पे था ना, उत्तरकाशी में काफी ऊपर का एरिया था, तो वहां पे लोग क्या करते थे, एक आर्चा करके वनस्पति होती थी, उसको इस्तेमाल करते थे। कोई चोट वोट लग गई तो उसमें घिस के लगाते थे आर्चा। कीड़ा जड़ी की स्मगलिंग किया करते थे, कीड़ा जड़ी की अभी। कीड़ा मारी उसको हाँ, बोलते हैं, कीड़ा। हाँ, तो कीट उसकी मारी। अभी कीट उसकी मारी। एक उत्तराखंड की एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई ज्योति रावत है शायद। ज्योति रावत ने क्या किया कि वो कीड़ा कीड़ा जड़ी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या वाजीकारक टाइप का उसका रोल रहता है, तो उन्होंने कीड़ा जड़ी की चाय बना के उसको बेचना शुरू किया, और एक कप चाय की कीमत 500 या 1000 रुपए करीब रखी हुई है उसकी। सर, ये इसका रेट ही बहुत महंगा है। ये जब ये तो लाखों रुपए किलो की बात करते हैं लोग उसके बारे में, तो और वो एक्सपोर्ट होता है सारा। हाँ, और यहाँ चरस वगैरह की भी स्मगलिंग होती है। चरस, वो जो भांग को हम लोग पत्तियों को जो आंतों में घिस के उससे निकाल के कुछ चरस वगैरह, वो 60,000 रुपए किलो ये लोग दिल्ली की मार्केट में बेचते हैं जाके। कुछ तो सर इनको कीड़ामारी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीड़ा जड़ी को मैं देख के बता सकता हूँ, अभी तो मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में। ओके सर। सरोज मिश्रा जी, आपने किसी का तारीफ लिखा है चैट बॉक्स में? हाँ, ये मतलब न्यू सेंसेशन है हमारे ग्रुप की, डॉक्टर आरती मैम चंडीगढ़ से। न्यू सेंसेशन मतलब इस तरीके का आके एकाएक एक्टिव होके और इस तरीके का शेयरिंग करना, नॉलेज शेयरिंग करना, नई नई रिसर्च वर्क का भी इन्होंने बताया। कल वो कितना बढ़िया बताया था मैम ने, कितना जी बढ़िया। जी
जी अभी मैम ने उसमें बताया क्या कहते हैं, एक तो सिफिलिस का बताया, मतलब एक न्यू सेंसेशन है, नई तरीके की सोच है, ऐसा ही चाहिए। जी थैंक यू सर। ये तो एक्सपेरिमेंटल कई बार कोई डिस्कवरी हो जाती है, रिसर्च माइंड है मैम आपका। ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। अभी जैसे अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो कॉन्टिन्यूसली मैं प्लांट्स को वॉच करती रहती हूँ कि इसका क्या करें, क्या बनाएं। और आज बहुत जब तक सारे हम आपको ऐसे देखना भी चाहते हैं कि आप कैसे दिखती हैं, आप कौन है, हमने कभी देखा सर नहीं। अभी नहीं, मेरे बच्चे सो रहे हैं और मैं अभी बिल्कुल नहीं, अंधेरे में बैठ बाद के में सुन रही हूँ। शाम को आप कौन है, हम देखना चाहते हैं कि आप कौन है, अभी तक देखा नहीं। सर सर रहने दीजिए। अभी नहीं, शाम को। नहीं अच्छा, अभी शांति पाठ कोई कर देगा क्या, कोई प्रेयर कर दीजिए क्योंकि ये टाइम। कमल मैम कीड़ा जड़ी के बारे में पूछ रही थी, वो कैटरपिलर भी बोलते हैं उसको, कैटरपिलर जड़ी बूटी, और वो बहुत कॉस्टली होती है। थैंक यू सर। सर एक ये भेषज रत्नावली में एक पाठ आया है सर, उसका भी इसमें बहुत अच्छा उपयोग है सर, जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं काशवास में, क्योंकि उससे कंटेंट्स बहुत अच्छे और बहुत इजी है, वो सब लोग बना भी सकते हैं। आद्रक खंड करके आया है सर, और बहुत इजी है उसका रेफरेंस। और मेनली मतलब मैंने तो लास्ट ईयर बनाया था सर, उसको शीत पित्त के लिए बनाया था, बट कास के पेशेंट्स में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसकी फलश्रुति में कास, रक्त पित्त, राज्यक्षमा, उदावत, शोथ, अग्निमांद बहुत सारे अच्छे आए हैं सर। तो उसका और बहुत इजी है सर प्रिपरेशन, वो सब लोग बना सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। उसकी गोली बना के भी दे सकते हैं या अवलेह रूप में भी दे सकते हैं। आकांक्षा मैम, जी सर। विश्व संस्था फार्मेसी में मिल जाएगा ये? सर मिल जाएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ वो बहुत इजी है, सब लोग बना सकते हैं आद्रक खंड। अच्छा, विश्व मैं श्रद्धा रेफरेंस बता फार्मेसी देती हूँ। हमारी आकांक्षा मैम की ही है, और न्यू डेवलपिंग फार्मेसी। फार्मेसी नहीं है सर, मैं सिर्फ अपने पेशेंट के लिए मेडिसिन बनाती हूँ, ऐसा कुछ आगे नहीं है। फार्मेसी वो हम भी बनवा रहे हैं ना आपका, ऐसे ही हम आपको पिंच करते करते उसको प्रोत्साहित करते फार्मेसी का रूप दिलवा रहेंगे। देंगे। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सो मच। आकांक्षा मैम, ये कौन सी बुक के रेफरेंस में है आद्रक सर खंड? भेषज रत्नावली का आप देखेंगे, भेषज रत्नावली में जिसमें बृहद हरिद्राखंड आया है ना, उदर शीत रोग अधिकार जो है, कोठ अधिकार, बृहद हरिद्राखंड के बाद ही उसका रेफरेंस आता है आद्रक खंड का। और बहुत इजी है और बहुत बन जाता है सर बहुत आसानी से, तो सब लोग बना सकते हैं। और मल्टीपल डिसीजेस में हम उसका यूज कर सकते हैं। उदर स्किन में तो होता ही होता है सर, कास, श्वास, अरुचि, उदावट, शोथ, कंडू, उसमें सिर्फ अदरक मेन है, और फिर बाकी सब अदरक को घिस के, और बाकी सब प्रक्षेप द्रव्य भी उसमें, पिंपली, पिंपली मूल, ये पंचकोल, और फिर दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्ता, ऐसे करके प्रक्षेप द्रव्य है, तो इजिली बन जाता है सर। मैम आप उसको शेयर कर दें कि भेषज रत्नावली की पिक को, इसको आद्रक खंड को। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। कोई शांति पाठ कर दीजिए प्लीज, कौन करेगा क्योंकि टाइम हो गया है। विनीता मैम 5 बार वो कर देगी सर, महामृत्युंजय। हाँ, कितना अच्छा गाती हैं विनीता मैम। जी सर। आप कौन से कॉलेज से पढ़ी हैं? सर ऋषिकुल से, मीनल मैम भी शायद वहीं से हैं। और सरोज मिश्रा जी भी उधर से ही पढ़े हैं। सरोज सर गुरुकुल से हैं शायद। सब ग्रेट लोग हैं ऋषिकुल के। नहीं मैं गुरुकुलियन हूँ। पढ़िए, आप बोलिए प्रार्थना। जी सर। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। मेलोडियस और काफी दिल से स्पिरिचुअल। गाया तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा बहुत से स्वीट निकला है है। वॉइस, बहुत स्वीट। थैंक यू बहुत मैम। बढ़िया मैडम। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, अभी Very nice, थैंक ma'am. यू। सभी लोगों को सरोज सबका मिश्रा दिन जी, शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। हाँ सरोज मिश्रा जी, देखिए पटनायक सर अब कुछ तो लिखने वाले हैं, कुछ तो ग्रुप में लिख रहे हैं वो, फिर मिलते हैं। पटनायक सर को आज डांटिएगा आप। मैंने तो कल बोला था कि आप आते नहीं हो, तो आज आप भी डांट दीजिएगा। अभी देखिए वो कुछ तो लिख रहे हैं, अभी आप देखिएगा। हाँ। ठीक है, तो अभी सेशन बंद करते हैं। प्रत्येक चिकित्सक जो जो सुबह उठ के आए और इतना अच्छा अपना अपना ज्ञान शेयर किया, सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग ऐसे ही धन्यवाद, आते रहिए सुप्रभात सभी को। जी। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक प्रणाम यू। सभी को, प्रणाम। नमस्ते सर, प्रणाम।